हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ क्लास 10th साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताऊं, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है। हालांकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपका हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा और जो हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनको भी समझने में हमें हेल्प मिलेगी। जब हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता कैसे है वो हम यहाँ पे डायग्राम में दिखा देते हैं। तो रिफ्रैक्शन होता कैसे है, लेट वी हैव अ पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है, देयर इज मीडियम नंबर 1, इस लाइन से ऊपर हमारे पास है मीडियम नंबर 1। एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वो हमने डिफरेंट मीडियम देखे थे। नेक्स्ट, इस लाइन से नीचे लेट वी हैव मीडियम नंबर 2 एंड लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम नंबर 1 इज n1 एंड लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम नंबर 2 इज n2। तो ये हमने अभी तक कंसीडर किया। एक पेयर ऑफ मीडिया लिया, एक पेयर ऑफ मीडियम लिया जिसमें इस लाइन के ऊपर मीडियम नंबर 1 है, इस लाइन से नीचे मीडियम नंबर 2 है, यानी ये लाइन दोनों मीडियम को आपस में सेपरेट कर रही है। लेट वी हैव एन इंसिडेंट रे, लेट दिस इज एन इंसिडेंट रे इसे नाम देना चाहें तो नाम दे दें। लेट एन इंसिडेंट रे ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। लेट AO इज एन इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक्स एट पॉइंट O ऑन दिस सेपरेशन मीडिया। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ड्रॉ अ नॉर्मल इस O पॉइंट पे ड्रॉ करें। लेट n डैश इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, या तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है ये या तो टुवार्ड दी नॉर्मल मूर्ति है या अवे फ्रॉम नॉर्मल मूर्ति है, डिपेंड्स ऑन ऊपर मीडियम कैसा है नीचे मीडियम कैसा है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लेट दिस लाइट रे बेंड्स टुवार्ड दी नॉर्मल। मान लेते हैं ये नॉर्मल की तरफ को मुड़ी, ये मैंने अज्यूम किया है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। इसे नाम दे दें AO। लेट OB इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब एंगल को नाम देते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल i। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डिनोटेड बाय स्मॉल r। सो व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हमने यहाँ पे जो जो चीज़ें अज्यूम की चाहें तो लिख लें। व्हाट इज AO? AO इज इंसिडेंट रे। नेक्स्ट n डैश, n डैश क्या है, n डैश इज नॉर्मल, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। व्हाट इज OB? OB इज रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस स्मॉल i? स्मॉल i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। What is small r? Small r is angle of refraction. Next, हमने assume किया है n1 n2. What is n1? n1 is refractive index of medium number 1. Refractive index of medium number 1. And what is this n2? n2 is refractive index of medium number 2। ये जो चीज़ें हमने डायग्राम में दिखाई वो हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लिया कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं। इनको लिखने का फ़ायदा यही रहता है कि जब भी मैं AO बोलूँगा आपको बिल्कुल क्लियर होगा व्हाट इज़ AO। AO इज़ एन इंसिडेंट रे। सिमिलरली इफ़ आई
से एन एन डैश, देन वी ऑलरेडी नो दैट एन एन डैश इज़ नॉर्मल। तो लिखने का फ़ायदा यही होता है कि हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इस डायग्राम में हमने किस किस चीज़ को क्या क्या माना है। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ नंबर 1। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम 2 लॉ पढ़ते हैं, जिसमें से पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ये वही है जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। दैट इज दिस इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे समझाने का कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको समझाया था। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane. This is first law of refraction. Incident ray, normal and refracted ray all lies in the same plane. इसका मतलब क्या होता है? इस टाइम पे प्लेन क्या है? प्लेन है मेरा दिस वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड के ऊपर मैं इंसिडेंट रे को भी दिखा पा रहा हूँ, नॉर्मल को भी दिखा पा रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे को भी दिखा पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और वो प्लेन कौन सा है? दैट इज़ दिस वाइट बोर्ड। अगर आप कॉपी में ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका प्लेन क्या है? आपका प्लेन है वो कॉपी का वो पेज, जिस पेज के ऊपर आप ये सब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पहले लॉ का मतलब यही है दैट इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lie in same plane. Law number 2. This law number 2 is also called as Snell's law. इसका दूसरा नाम क्या है? It's also called as Snell's law. Important. आपसे एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है that define Snell's law. तो दूसरा लॉ क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का? दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या बोलता है ये मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इट स्टेट्स दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इट स्टेट्स दैट, यहाँ पे आप लिख लें, इट स्टेट्स दैट द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for given pair of medium. For given pair of medium, किसी दो मीडियम के पेयर के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो मैथमेटिकली हाउ कैन वी राइट इट? मैथमेटिकली I hope it is visible. Mathematically, sin I upon sin R is always constant. This is the Snell's law. Snell's law क्या बोलता है? It states that the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant. अगर आपको visible नहीं है तो let me फिक्स द कैमरा. ओके, आई होप अब आपको विजिबल होगा. सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1. सो ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इस चीज़ को लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखें. बिफोर दैट, इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सा लिखना है. तो उससे पहले आप प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. सो ये पार्ट मिटा देते हैं.
इन स्नेल्स लॉ दिस कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द refractive index of medium number 2 with respect to medium number 1। जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, किसके इक्वल होता है, n21। n21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। सो अगर आप यहाँ से देखें तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हटा के यहाँ पे लिख दूँ n21। और याद कीजिए लास्ट लेक्चर में n21 को हमने कुछ ऐसे भी लिखा था, n2 डिवाइडेड बाय n1। सो ये भी एक अनदर फॉर्म है स्नेल्स लॉ की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और एक और फॉर्म इसकी आपको लिख के दे देता हूँ। आई होप आपने ये भी नोट डाउन कर दिया होगा, तो हम इसे भी इरेज करें। यहाँ से अगर मैं n1 n2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इट विल बिकम n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो ये भी एक अनदर फॉर्म है स्नेल्स लॉ की। तो एक ही फार्मूला से ये अलग अलग फार्मूलाज हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाएगा या कहीं पे न्यूमेरिकल आता है तो जिस हिसाब से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा हम उस हिसाब से इस बेसिक फार्मूला ये है, बेसिक स्नेल्स लॉ ये है, इसे हमने मॉडिफाई करके 2-3 फॉर्म में और लिखा है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दैट आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है दैट व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं होने का मतलब क्या है, लाइट रे बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम नॉर्मल। नो रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट रे जैसे आई बिल्कुल वैसे ही निकल जाए, ना तो नॉर्मल की तरफ मुड़े ना नॉर्मल से अवे भागे, ऐसा कब होगा, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। Condition for no refraction if angle of incidence is equal to 0 डिग्री। अब इसको ध्यान से समझे, इसका मतलब क्या है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ये डायग्राम कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। ये डायग्राम को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, इस डायग्राम को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, दिस इज सेपरेटिंग मीडिया। इंसिडेंट एंगल कौन सा, इंसिडेंस एंगल कौन सा होता है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है। हम यहाँ पे इंसिडेंस एंगल कितना लेके चल रहे हैं, 0 डिग्री। इसका मतलब ये इंसिडेंट रे कहाँ होगी, बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर। दिस इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, यही लाइन नॉर्मल की होगी। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज 0 डिग्री। दिस इज द कंडीशन जब इंसिडेंट रे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होगी। इस केस में देखो क्या होगा, अगर आई की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही बोलता है कांस्टेंट। यहाँ से अगर मैं साइन आर की वैल्यू निकाल लूँ, साइन आर विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन कांस्टेंट। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, आई की वैल्यू पुट करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज़ 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, दैट इज़ 0 अपॉन कांस्टेंट।
0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0. फ्रॉम हेयर दिस इम्प्लाइज आर विल बी साइन थीटा कहाँ पर 0 होता है, दैट इज 0 डिग्री. दिस इम्प्लाइज आर विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ. तो ये होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे. ना तो नॉर्मल से अवे गई ना नॉर्मल की तरफ आई, जैसे आई बिल्कुल वैसे ही निकल गई. दिस इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जब इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल आएगी, सीधी निकल जाएगी, ना तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी ना नॉर्मल से अवे भागेगी. दिस इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. इसी चीज़ को अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं. अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाए व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, if incident ray makes an angle of 0 degree with normal, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, if incident ray gets incident normally, then there will be no refraction. That is एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0 डिग्री, जो हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है. तो प्लीज़ ये स्टेटमेंट भी आप साथ में लिख लें. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. लास्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन से, दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है या यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी मैं आपके सामने लिख दूँगा. Topic is refraction through a glass slab. यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, या तो आपसे वो ऐसे पूछेगा दैट एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, शो दैट इंसिडेंट रे एंड emergent ray are पैरेलल टू ईच अदर. ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. तो यहाँ से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. क्वेश्चन बनता है शो दैट इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो एक ग्लास स्लैब पहले अज्यूम कर लेते हैं. कंसीडर अ ग्लास स्लैब कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. इसको नाम दे देते हैं ABCD. कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD. इसके ऊपर कोई रे इंसिडेंट होती है. लेट दिस इज इंसिडेंट रे. नाम देना चाहें तो नाम दे दें. ABCD हम लिख चुके हैं, इसे नाम देते हैं E, एंड इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O. इंसिडेंट रे गेट इंसिडेंट
ऑन दिस सरफेस ए बी एट पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट पे क्या होगा हमें पता है, ऊपर एयर है, यहाँ पे ग्लास है, इसके नीचे फिर से एयर है। ओके, लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज एन ए, लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज एन जी, एंड लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज एन ए। तो इसे मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, दिस इज एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन ए। इस पॉइंट पे होगी रिफ्रैक्शन, हमें पता है रिफ्रैक्शन कैसे दिखानी है। पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल को नाम दे देते हैं एन एन डैश, साथ साथ एंगल भी दिखाते चलें। दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट दिस इज I1, इसे मैंने नाम दिया I1। यहाँ पर होगी रिफ्रैक्शन, ऊपर है एयर, नीचे है ग्लास। हाउ विल द रिफ्रैक्शन विल बी हैपन हेयर? एयर इज अ रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द ग्लास, सो इफ लाइट रे इज traveling through rarer medium to denser medium, light gets refracted towards the normal। तो ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, लाइट रे कुछ ऐसे निकल जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी, यानी ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई। दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड लाइट, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल कितना होगा? लेट दिस एंगल इज स्मॉल r1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r1। अब अगर आप ध्यान दें इस सी डी सरफेस के लिए, इस सी डी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? इसे अगर आप नाम दे दें, दिस पॉइंट एज बी ना लिख के ABCD हम लिख चुके हैं E, लेट F। इस सी डी सरफेस के लिए ये OF रे क्या होगी? दैट इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पर फिर से क्या होगी? रिफ्रैक्शन। रीजन बीइंग यहाँ ग्लास है, यहाँ पे एयर है, तो रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, दिस इज एन एन डैश, लेट दिस इज एंगल R2, लेट दिस इज एंगल R2। इस एंगल को हमने नाम दे दिया R2, जो ये OF रे नॉर्मल के साथ बना रही है। आई होप आपको डायग्राम विजिबल होगा। यहाँ पर होगी रिफ्रैक्शन, लाइट आ रही है ग्लास से एयर की तरफ, यानी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये जो रे बाहर निकलती है, ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, इसी को हम बोलते हैं एमरजेंट रे। और एमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसे हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल ई। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमरजेंस। स्मॉल ई इज एंगल ऑफ एमरजेंस। सो हमसे पूछा था कि शो दैट इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब पहले जो हमने चीज़ें अज्यूम की उनको आप लिख लें। हमने सबसे पहले क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया ABCD। ABCD क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किसी को डायग्राम में दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना। नेक्स्ट EO। EO क्या है? EO इज इंसिडेंट रे। जो चीज़ें बेटा हम डायग्राम में लिखते हैं उनको आप ऐसे ज़रूर लिखें, बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ I1? I1 is angle of incidence, angle of incidence. Next, what is R1? R1 is angle of refraction, angle of refraction. Next, OF. What is OF? OF is refracted ray. Next, what is this angle R2? Angle R2 is angle made by रे। कौन सी रे ने बनाया है? OF। किसके साथ? विद नॉर्मल। नेक्स्ट दिस F, इसे आप G बोल दें। व्हाट इज दिस FG?
Fg is emergent ray and what is this E? E is angle of emergence. And Na is refractive index of air and Ng is refractive index of glass. अब यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ स्नेल्स लॉ. अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर ए बी. ए बी जो यहाँ पे सेपरेटिंग लाइन है, यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ यूज़ करने वाला हूँ. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस? I1. सो इट विल बिकम साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कितना है? R1. साइन R1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमने लिखना सीखा था किसके इक्वल होगा ये? N21 दैट इज NGA. आप ऐसे लिखें, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूँ NG/NA. फ्रॉम हेयर क्रॉस मल्टीप्लाइंग. किसी को इसमें दिक्कत कैसे लिखा? बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता था NG/NA और इस NGA, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ NG/NA. ये हमने सीखा है, तो मैंने डायरेक्टली ये ना लिख के डायरेक्टली NG/NA लिखा. किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने अभी लिखना सीखा है ये. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट विल बिकम NA साइन I1 इज इक्वल टू NG साइन R1. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इतना नोट डाउन करें सो दैट मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज करके नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. मैं ये इरेज कर देता हूँ. हर चीज़ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, हर चीज़ बोर्ड पे लिखी है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दिस वाज पॉइंट डी. नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर CD सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करें. क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इस CD सरफेस के लिए OF रे इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? दैट इज R2. इट विल बिकम साइन R2 अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? दैट इज साइन E इज इक्वल टू क्या होगा ये? NAG, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं NA/NG. किसी को दिक्कत? अब अगर आप डायग्राम देखें, ये R2 एंगल कौन सा है जो नॉर्मल के साथ OF रे बना रही है? R1 एंगल कौन सा था जो NN डैश के साथ OF रे बना रही है? तो R1 और R2 क्या हैं? ये होंगे अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. सिंस R1 इज इक्वल टू R2, क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये भी नॉर्मल के साथ इस रे ने बनाया, ये भी नॉर्मल के साथ इस रे ने बनाया. दोनों एक ही लाइन के साथ नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. सो रिप्लेसिंग R2 विद R1, दिस इक्वेशन विल बिकम साइन R2 की जगह हो जाएगा R1 अपॉन साइन E इज इक्वल टू NA/NG. क्रॉस मल्टीप्लाइंग इसे इरेज कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा दिस NG साइन R1 इज इक्वल टू NA साइन E. क्या इसे मैं ऐसे लिख दूं? क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? NG साइन R1 को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, NA साइन E को इस साइड लिखता हूँ. NA साइन E इज इक्वल टू NG
साइन R1। किसी को दिक्कत, हमने इधर उधर लिखा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वेशन की इक्वल है। इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, comparing equation number 1 and 2, since right hand side of both the equation is equal, therefore left hand side will also be equal. This implies NA sin I1 will be equal to NA sin E. NA से NA cancel, sin से sin cancel. This implies I1 is equal to E. दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू E। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, इट मीन्स दिस रे, इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे विल बी पैरेलल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज, इसके बाद आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज इंसिडेंट रे, यही हमें प्रूव करना था, इंसिडेंट रे एंड emergent ray are parallel to each other। अगर एंगल इक्वल हैं तो रे कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो ये पूरा डेरिवेशन था जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप ग्लास के अंदर आप पेंसिल को डिप कीजिए, पार्टली डिप कीजिए, आधी पेंसिल जो आपकी है वो ग्लास से बाहर, आधी पानी के अंदर। आपको क्या लगेगा, वो जो पानी के अंदर पेंसिल का हिस्सा होगा वो हमें थोड़ा सा बेंट दिखाई देता है। तो ये चीज़ आप घर में करके देख सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो लाइट रे एंटर होगी वो हमें बेंड होती हुई दिखेगी। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल है। सेकेंड, आपने देखा होगा ग्लास के अंदर आप एक सिक्का डालिए और जब हम उस सिक्के को उठाने की कोशिश करते हैं, ग्लास के जो डेप्थ पे पड़ा होगा, तो वो सिक्का हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर लगता है। हालांकि होता वो बिल्कुल डेप्थ पे है, लेकिन हमें वो थोड़ा उठा हुआ सा लगता है, ऊपर उठा हुआ लगता है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं, आप बुक में से पढ़ सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन में बच्चों इतना ही था। अब रिफ्रैक्शन के बेस पे आपकी बुक में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें ट्राई करें। किसी न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो मुझसे पूछें। साथ में जो रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं लिस्ट आउट करके आपको व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में फ़ोटो मिल जाएगी। आप वहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन करके उनको अब आंसर कर सकते हैं। साथ में प्लीज़ समझें, लर्न करें, सो दैट एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में रिवाइज़ करते रहें जितना हमने अभी तक पढ़ा है। कहीं पे कोई भी आपको डाउट है, दिक्कत आती है तो किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।